हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज गुरुशी मैम, स्वागत करते हो सभी का रैंक प्लस 9th and 11th चैनल पे। देखो, लास्ट के जो दिन होते हैं ना, जब एग्जाम आया होता है, जब हमारे मतलब 2-3 दिन बच्चे होते हैं या 10 दिन बच्चे होते हैं, तब हमें क्या चाहिए? तब हम फोन लगाकर सारे दोस्तों को क्या पूछते हैं? यार इंपॉर्टेंट बता दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे, तेरे कोचिंग में क्या बताया है ना। सबको यही हम लोग पूछते रहते हैं। तो आज मैं ही आप लोग के लिए यही सेशन लेकर आई हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ये अगर आपने कर लिए ना, मैं सारे चैप्टर्स के सारे, ठीक है, जो भी बायोलॉजी में सारे चैप्टर्स है ना, सारे चैप्टर्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आपने वो कर दिए तो एकदम मैं आपको अभी मतलब गारंटी दे सकती हूँ कि यार अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बायोलॉजी में। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ यही करके गए तो क्वेश्चन तो आएंगे, इसमें से तो आएंगे जरूर, ठीक है, इतनी तो गारंटी है। ठीक है, क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो, मैं ना एक एक क्वेश्चन आपको समझाने नहीं बैठूंगी, बिकॉज हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या किया वही तो किया। हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व किया, हमने उसके रिलेटेड और 10-12 कॉन्सेप्ट्स थे वो भी हमने कर लिया, राइट। तो अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर देख लेना, जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो देख लेना। अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा कर हर एक क्वेश्चन को किया है। तो वो हम लोग ये सेशन में नहीं करेंगे। ये सेशन में आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को यहाँ पे ना 1.5x पे कर लेना एंड वीडियो को शुरू करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सबसे पहला चैप्टर दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो अपना मेन चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, उसमें से आपको करना है सबसे पहले तो हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब सेल में कार्बन डाइऑक्साइड, उस जो भी चीज़ें हम लोग अंदर बाहर इन आउट कैसे होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फिनोमेना का नाम पता होना चाहिए एंड वो फिनोमेना कैसे होता है उसका डेफिनेशन पूछते हैं एग्जाम में, तो वो कर लेना, ठीक है। Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized? ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में कर लिया था। यहाँ पे जो भी मोस्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये मैंने सारे आपको शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज करवा लिए, उसका आप टेंशन मत लो। यहाँ पर सिर्फ हम लोग जॉट डाउन कर रहे हैं कि यार ये सारे इतने सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उसमें से और कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो बायोजेनेसिस वाला क्वेश्चन है, जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वाला टॉपिक हमने किया था ना, उसी में से ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ पे वो ER का आपको पूछ रहे, RER के बारे में बताना है, SCR के बारे में बताना है, कुछ नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। फिर वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये भी हमने कर दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली क्यों बोलते हैं। फिर दूसरा जो होता है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल फ्रीली परमिएबल होता है। तो ये दोनों पे थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कर लेना, बिकॉज ये आता है सवाल एग्जाम में। Why are lysosomes known as suicide bags? सुसाइड बैग्स वाला भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, राइट। उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है और उसका फंक्शन वही होता है कि जो भी ओल्ड ऑर्गेनल हो गया या ओल्ड सेल हो गया या कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया वो सेल में, तो वो तो इन्फेक्टेड हो गया, पर उसके साथ में और जो दूसरे सेल्स है वो इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए ये क्या करता है, ये लाइसोसोम बस्ट कर लेता है। तो ये सब कहानी आपको ये क्वेश्चन में लिखनी है। फिर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, ये प्लांट सेल एनिमल सेल पे ना फिक्स क्वेश्चन रहता है, मतलब फिक्स ही रहता है, वो तो कर ही लेना कि ये सारी पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं, ये सारे फीचर्स होते हैं प्लांट सेल में और ये फीचर्स नहीं होते हैं एनिमल सेल में। जैसे कि वैक्यूल के बारे में लिखे, तो वैक्यूल क्या होता है, लार्ज रहते हैं एंड मैनी रहते हैं, राइट, प्लांट सेल में। एनिमल सेल की बात करें तो वो लोग टेम्पररी रहते हैं एंड वेरी फ्यू इन नंबर, या तो एब्सेंट भी रहते हैं कभी कभी वैक्यूल। तो वो सारी चीज़ें हम लिख कर आएंगे। फिर प्लांट सेल एनिमल सेल के ऊपर डायग्राम बनाने के ऊपर आपको पूछते हैं, आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं कि कुछ ना ऐसे लेबल कर देंगे ABC आइडेंटिफाई करो। तो जो आपके NCERT में प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम है ना, वो बेटा कर लेना, ठीक है। आपको ना हर एक लेबल पता होना चाहिए कि अच्छा इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसको सेल वॉल बोलते हैं, इसको वैक्यूल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, गोल्गी ऐसा दिखता है, ER ऐसा दिखता है, मतलब कैसा दिखता है वो सिर्फ ऐसा रफ आइडिया करके जाना, ताकि लेबलिंग क्वेश्चन आए ना तो हम लोग कर पाए। फिर सेल थियोरी भी हमने कर लिया था, लिडन श्वान और वर्चाऊ भैया की कहानी हमने पढ़ी थी, है ना। तो वो दोनों फिर एक सेल थियोरी बनाए थे। फिर वर्चाऊ भैया आया, नहीं ऐसा नहीं होता, ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये बोला था। तो ऐसे सब सेल थियोरी कहानी में लिख कर आना, वो भी हमने पढ़ लिया है। फिर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, है ना, वो सारी चीज़ें हमने कर ली। तो ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब फिक्स क्वेश्चन होता है,
कुछ ना ऐसा फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ये तो पूछते ही पूछते हैं। फिर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये भी अपने एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, वो चार्ट गिवन है, तो वो चार्ट करके जाना है हमें, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और एक एक एग्जाम्पल करके जाना। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक का एक एग्जाम्पल लिख कर आना। फिर डिफाइन द टर्म टिश्यू। अब टिश्यू, अभी टिश्यू नेक्स्ट चैप्टर में आ चुके हैं, दैट इज टिश्यूज। अब टिश्यू में सबसे पहला तो आपको यही पूछेंगे भाई डिफाइन करो टिश्यू क्या होता है। तो टिश्यू ना बच्चे मतलब भूल ही जाते हैं, भाई टिश्यू का तो डेफिनेशन ही नहीं पढ़ा, पूरा चैप्टर पढ़ लिया पर टिश्यू का डेफिनेशन नहीं पढ़ा, तो ये हमें मिस आउट नहीं करना, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कॉमन ओरिजिन से आए हुए रहते हैं, जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। फिर उसके बाद में न्यूरॉन का डायग्राम बहुत पूछते हैं, न्यूरॉन का डायग्राम बनाने को आना चाहिए, इवन आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं एंड उसका फंक्शन पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ना एक न्यूरॉन का डायग्राम दिया गया रहेगा एंड आपको वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको वो लेबल करेंगे ए, फिर आपको पूछेंगे कि ए को आइडेंटिफाई करो और ए का फंक्शन लिखो, तो ए को क्या लिखेंगे हम लोग, ए विल बी डेंड्राइट्स। फिर डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या है, टू एक्वायर द इन्फॉर्मेशन। आप समझ रहे हो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो वैसे ही कोई भी आपको लेबल करने को बोलेंगे, जैसे कि इलोंगेटेड पार्ट है तो इलोंगेटेड पार्ट क्या है, उसको बी बोल देंगे, बी को आइडेंटिफाई करो, दैट इज एक्सॉन। एक्सॉन का फंक्शन बोलो तो एक्सॉन का फंक्शन आप क्या बोलेंगे, ट्रैवल द इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू न्यूरॉन। फिर हम बात करेंगे जाइलम फ्लोएम। यार जाइलम फ्लोएम पे तो मतलब फिक्स ही क्वेश्चन रहता है ना। जाइलम के बारे में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखेंगे, फ्लोएम के बारे में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिखेंगे, उसका क्या कंपोनेंट्स रहता है वो लिखेंगे, ठीक है। जाइलम के 4 कंपोनेंट्स, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स, तो दोनों के ऐसे एकदम नाम के साथ पता होने चाहिए। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, फिर ट्रेकीड्स, वेसल्स, वैसे यहाँ पे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स मैंने आपको क्लास में करवाए थे, है ना, आपको मैंने पूरा एकदम स्लाइड ब्लैंक स्लाइड करके मैंने आपको एक एक पॉइंट लिखवाया था क्लास में, तो वो तो आप मिस आउट कर ही नहीं सकते, एकदम अच्छी तरीके से हमने कर लिया ऑलरेडी। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, ये भी मैंने आपको पॉइंट वाइज करवाया हुआ है क्लास में, ठीक है। एकदम हमने ना हर एक चीज़ कवर की है क्लास में ही, ठीक है। आप खाली वीडियोस देखो, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, 2x पे देखना, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू टाइप्स हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल, फिर हमने कार्डियक मसल, हमने स्मूथ मसल, ये 3 तरीके के मसल पढ़े थे, बस वही उसी के बारे में पूछा है। तो 3 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एटलीस्ट करके जाना कि ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, फिर इसका न्यूक्लियस इतना होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, फिर ब्रांचिंग होता है कि नहीं, अनब्रांच्ड, ब्रांच, समझ में आ रहा है। फिर वॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन, तो इस पे सवाल आता है, इस पे केस बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है कि ये हो गया वो हो गया, कहानी बेस्ड, आप समझ रहे हो ना, कहानी बेस्ड, केस बेस्ड, कि अंकित खेलने गया, अंकित को चोट लग गई, उसको दुख रहे हैं मसल्स, कौन से मसल्स दुख रहे हैं, उसको फटीग महसूस हो रहा है, तो कौन से मसल्स को फटीग ज़्यादा महसूस होता है, ये सब मतलब जनरल क्वेश्चन इसमें से पूछते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, हमने ये भी स्टडी किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूछेगा कि सिंपल क्यों बोल रहे हैं, तो सिंपल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उसमें सेम तरीके के सेल्स दिख रहे हैं, राइट। अभी पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा में सारे सेल्स एकदम आइडेंटिकल दिखेंगे, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता, कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। जैसे कि जाइलम के अगर सेल्स देखे तो यार अलग अलग दिखते हैं ना, पैरेन्काइमा अलग दिखेंगे, फाइबर्स अलग दिखेंगे, ट्रेकीड्स अलग दिखेंगे, वेसल्स अलग दिखेंगे। तो ये आपको पहले तो पूछते कि इसको सिंपल क्यों बोलते हैं, इसको परमानेंट क्यों बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा पूछेंगे एंड उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स पूछेंगे कि पैरेन्काइमा के पॉइंट्स बताइए, कॉलेनकाइमा के पॉइंट्स बताइए, स्क्लेरेन्काइमा के पॉइंट्स बताइए। तो ये भी हमने एकदम क्लास में कर लिया था, राइट, हमने ड्रॉ करके एकदम अच्छी तरीके से उसको पढ़ा है। नेक्स्ट जाइलम फ्लोएम, जैसे मैंने कहा कि यार जाइलम फ्लोएम के बारे में पूछेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछेंगे, फिर उसका डायरेक्शन पूछ लेंगे कि यार यूनी डायरेक्शन कौन होता है, बाई डायरेक्शन कौन होता है, तो ये भी हमने कर लिया था, तो उसका टेंशन आप मत लो। अगर क्लासेस आपने फॉलो की है तो टेंशन लेने की ज़रा भी बात नहीं है। फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पे आता है क्वेश्चन कि स्पेस कौन फिल करता है, ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होता है वो कौन फिल करता है, तो हम लिखेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद में आपको टाइप्स ऑफ एपिथेलियल, अच्छा एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना बच्चों, एपिथेलियल टिश्यू पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन फिक्स है, फिक्स ही है, उनको दूसरा कोई एपिथेलियल टिश्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आता, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
आपको पूछ लेंगे कि स्किन में बताइए कौन से टाइप का एपिथेलियल है, तो आप क्या लिखोगे? स्ट्रैटिफाइड, राइट, समझ में आ रहा है। फिर ब्लड वेसल का पूछेंगे तो आप क्या लिखोगे? स्क्वामस। तो वैसा है ना, टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विथ द एग्जाम्पल आपको कर लेना है। वो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ऐसा नहीं कि कोई बाहर का क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ो, उसमें एकदम अच्छी तरीके से मेंशन्ड है कि क्यूबॉइडल किस में होता है, कॉलमनार किस में होता है, सिलिएटेड कॉलमनार किस में होता है, स्ट्रैटिफाइड किस में होता है, स्क्वामस किस में होता है। तो ये हर तरीके के एपिथेलियल टिश्यू हमें कर लेने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कर लेना है। मेन तो एग्जाम्पल पे क्वेश्चन आने वाला है। फिर अपाइकल मेरिस्टेम कर लेना है। फिर हस्क ऑफ कोकोनट, ये दोनों मतलब बहुत कॉमन रहते हैं कि हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू है, तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है, राइट। फिर अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पे रहता है, तो वो टिप्स में होता है, रूट के टिप्स में होता है और शूट के टिप्स में होता है। फिर बैम्बू के ऊपर पूछ लेते हैं कि बैम्बू का जो लेंथ है, इलोंगेशन है, उसके लिए अपाइकल रिस्पॉन्सिबल है, तो आप लिखोगे फॉल्स, अपाइकल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये भी मैंने आपको क्लास में करवाया था कि इट इज केम्बियम या तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते बेटा, ठीक है। फिर आ जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब इसमें से आपको क्या पूछेंगे? सबसे पहले तो बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पूछेंगे कि यार ये कैसे क्रॉप के प्रोडक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे वही जो बायोटिक रहते हैं, बायोटिक फैक्टर्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, एंड एबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर, जैसे कि सनलाइट हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल फर्टिलिटी हो गया, तो ये सब एबायोटिक है, तो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये आपको बताना है। फिर डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेन लॉस ड्यूरिंग स्टोरेज। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है ना फार्मर्स का, इसलिए इस पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो इस पे क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। फिर व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, ये भी बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन है कि डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग में मतलब हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। ये सारी एनसीईआरटी में बातें लिखी गई है, राइट, कि डेयरी फार्मिंग कैसे करेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग कैसे करेंगे, तो वही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन आता है। फिर कॉम्पोजिट फिश कल्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, राइट। कॉम्पोजिट फिश कल्चर में हमें करना ही करना है। उसके बाद में क्या होता है, ठीक है, कैसे लेयर्स डिफाइन होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये हमें कर लेने हैं। फिर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी वेराइटीज सूटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। अब हनी प्रोडक्शन एपीकल्चर पे क्वेश्चन है कि हनी प्रोडक्शन अगर मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं कौन से बी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, मतलब क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए जिससे मैं डिसाइड करूंगी कि यार ये ब्रीड अच्छी है, राइट। हनी बी की भी हमने स्पीशीज़ देखी थी, बहुत सारी स्पीशीज़ होती है, उसमें से कौन सी स्पीशीज़ चूज़ करनी चाहिए, वो कैसे आइडेंटिफाई करें, तो इस पर हमें आंसर लिखना है। फिर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटर क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब बहुत ही कॉमन है ना, आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने पढ़ा है मैम, है ना, क्योंकि अभी आपका प्रिपरेशन हो चुका है। कंपेयर द मेन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। अब जो फर्टिलाइजर होता है एंड मेन्योर होता है जो नेचुरल होता है, तो इन दोनों में क्या कंपैरिजन है कि एक नेचुरल है एक केमिकल बेस्ड है, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है एंड इफेक्ट्स में क्या डिफरेंस लाता है, तो ये हमें बताना है। फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग से हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, बहुत ही ईजी, राइट। तो इसमें से मतलब वही मिल्क प्रोडक्शन होगा, दूसरा जो भी चीज़ है ये सब हम इसमें लिखेंगे। फिर हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी, अगेन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पे कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हो सकती है जिससे फार्मर्स को बेनिफिट होगा, ठीक है। एंड वी कम टू एन एंड, मैंने फटाफट से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जितना फटाफट हो सके, बिकॉज थोड़ा बहुत आइडिया तो देना चाहिए, राइट, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि मैम तो आपने तो खाली बोल दिया क्वेश्चन, अब क्या लिखे वो कैसे समझेगा, इसलिए मैंने आपको सब क्वेश्चन का ऐसा ब्रीफ आपको बता दिया कि ये चीज़ लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है, राइट। आई होप आपको वैल्यूएबल लगा हो, सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आपने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जान लिए, पर आपका मतलब ये तो फर्ज बनता है ना, थोड़ा सा तो दया भावना होना चाहिए कि अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर लो ताकि वो लोग का भी भला हो जाए एग्जाम में, है ना, ताकि उनको भी अच्छे मार्क्स आ जाए। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, जिससे आपको सारे अपडेट्स, है ना, टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे, कौन सी क्लासेस कब होने वाली है और क्या क्या चीज़ें नए होने वाली है, बिकॉज अभी आप 9th से 10th पे आने वाले हो, एंड 10th में तो बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो वो कैसे आपको अपडेट्स मिलेंगे, टेलीग्राम से मिलेंगे, तो टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाना।
ठीक है, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। मैं केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून, ठीक है, चैनल पे बने रहना। केमिस्ट्री के भी ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी, जिससे आपका केमिस्ट्री भी एकदम ईजी हो जाएगा। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।